अगर मैं आपसे कहूं इस वक्त आपके शरीर के अंदर लगभग 37 ट्रिलियन सेल्स बिना रुके काम कर रहे हैं तो शायद आप यकीन नहीं करोगे। हर सेकंड लाखों पुरानी सेल्स मर जाती है और लाखों नई सेल्स उनकी जगह ले लेती है। इसी प्रोसेस की वजह से हमारा शरीर ग्रो करता है, रिपेयर होता है और जिंदा रहता है। लेकिन हर बार जब सेल डिवाइड होता है उसे अपने डीएनए के लगभग 3.2 बिलियन जेनेटिक लेटर की बिल्कुल सही कॉपी बनानी पड़ती है। हमारे शरीर के डीएनए रिपेयर सिस्टम ज्यादा गलतियों को तुरंत ठीक कर देते हैं और अगर कोई सेल रिपेयर ना हो सके तो एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ के जरिए खुद को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कभी कभी एक जेनेटिक गलती रिपेयर सिस्टम और इम्यून सिस्टम दोनों से बच जाती है। ऐसा सेल जिसे मर जाना चाहिए था जिंदा रहकर बार बार डिवाइड करने लगता है। यही कैंसर की खामोश शुरुआत होती है। कैंसर की शुरुआती अक्सर कोई दर्द या वार्निंग नहीं देता। कई कैंसर महीनों या सालों तक बिना किसी सिम्टम के बढ़ते रहता है। जब तक पहले लक्षण दिखते हैं तब तक शरीर के अंदर करोड़ों अबनॉर्मल सेल्स बन चुके होते हैं। सबसे जरूरी बात यह है, कैंसर एक डिजीज नहीं है बल्कि 100 से भी ज्यादा अलग अलग डिजीज का एक ग्रुप है। हर कैंसर का ओरिजिन, जेनेटिक चेंजेस और ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है। आज कैंसर दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ चैलेंज में से एक है, लेकिन अर्ली डिटेक्शन और मॉडर्न ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और प्रिसीजन मेडिसिन की वजह से आज लाखों लोग कैंसर को हराकर नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन अब भी सवाल वही है, अगर हमारा शरीर इतना इंटेलिजेंट है तो नॉर्मल सेल अपने ही शरीर के खिलाफ बगावत कैसे कर देता है? इसका जवाब हम इस डॉक्यूमेंट्री में समझने की कोशिश करेंगे। कैंसर को समझने से पहले हमें उस चीज को समझना होगा जिससे हमारा पूरा शरीर बना है, सेल। इंसान का शरीर लगभग 37 ट्रिलियन सेल से मिलकर बना है। ये सेल हमारे शरीर के सबसे छोटे लिविंग यूनिट है। जैसे एक बिल्डिंग हजारों ईंटों से बनती है, वैसा ही हमारा शरीर ट्रिलियन ऑफ सेल से मिलकर बना है। लेकिन हर सेल सिर्फ एक स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक माइक्रोस्कोपिक फैक्ट्री है। ये एनर्जी बनाता है, न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है, प्रोटीन्स बनाता है, सिग्नल्स भेजता है और अपना काम पूरा होने पर नए सेल्स भी बनाता है। हर सेल के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जिसे ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, जहां हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अगर सेल एक फैक्ट्री है तो डीएनए उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल है। इसी डीएनए के छोटे छोटे हिस्सों को जीन्स कहते हैं, जो डिसाइड करते हैं कि सेल कब ग्रो करेगा, कब डिवाइड करेगा और कब रुक जाएगा। जब किसी पुरानी या डैमेज सेल को रिप्लेस करना होता है तो सेल डिवीजन शुरू होता है। इस प्रोसेस में सेल अपने डीएनए की नई कॉपी बनाता है और फिर दो नए सेल्स में डिवाइड हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोसेस बहुत ही कंट्रोल्ड वे में होता है, लेकिन सिर्फ डिवाइड करना ही काफी नहीं होता। हर नए डीएनए को सेल बार बार चेक करता है। अगर कोई गलती मिलती है तो डीएनए रिपेयर सिस्टम उसे ठीक करने की कोशिश करता है। अगर डैमेज इतना ज्यादा होकर रिपेयर मुमकिन न हो तो उसे एपोप्टोसिस यानी प्रोग्राम सेल डेथ के जरिए खुद को खत्म कर देता है। ये हमारे शरीर के सबसे इम्पोर्टेंट सेफ्टी मैकेनिज्म से एक है। इसी वजह से एक हेल्दी शरीर में सेल सिर्फ जरूरत के हिसाब से ही बनते हैं, काम करते हैं और फिर समय आने पर खुद को खत्म कर लेते हैं। ये बैलेंस कि हमारे ऑर्गन्स को नॉर्मल तरीके से काम करने देता है। लेकिन जब डीएनए में ऐसी जेनेटिक चेंज जमा होने लगती है जो सेल के ग्रोथ को कंट्रोल कर देती है, तब सेल शरीर के नियम मानना बंद कर देता है। वो रुकता ही नहीं है, डिवाइड करता जाता है। जब लगातार डिवाइड होता है तब बहुत सारा सेल एक जगह इकट्ठा होने लगता है और यही वो पल है जहां से एक नॉर्मल सेल धीरे धीरे कैंसरस सेल में कन्वर्ट होने लगता है। जब भी कोई अबनॉर्मल सेल लगातार डिवाइड करना शुरू कर देता है तो धीरे धीरे सेल्स का एक एक्स्ट्रा मास बनने लगता है। इसी एबनॉर्मल मास को ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहा जाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी है, हर ट्यूमर कैंसर नहीं होता। इन जनरल ट्यूमर को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, पहला बेनाइन एंड सेकंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। बेनाइन ट्यूमर जनरली नॉन कैंसरस होते हैं। इनके सेल्स धीरे ग्रो करते हैं, आसपास के टिश्यू पर हमला नहीं करते हैं और शरीर के दूसरे ऑर्गन तक नहीं फैलते हैं। हालांकि बेनाइन ट्यूमर कैंसर नहीं होते, लेकिन अगर ये ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड या किसी इंपॉर्टेंट ऑर्गन पर प्रेशर डालने लगे तो ये भी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम पैदा कर सकते हैं और कभी कभी सर्जरी की भी जरूरत पड़ सकती है। दूसरी तरफ होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर और ये असली कैंसर होते हैं। इनके सेल्स शरीर के नॉर्मल रूल को मानना बंद कर देता है। ये सिर्फ तेजी से ग्रो ही नहीं करते, आसपास के हेल्दी टिश्यू में घुसना शुरू कर देते हैं। ये नए ब्लड वेसल बना सकते हैं ताकि उनके साथ ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सबसे खतरनाक बात यह है कि कुछ कैंसर सेल ब्लड
या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू शरीर के दूसरे हिस्सों तक पहुंच जाते हैं और वहां नए ट्यूमर्स बना देते हैं। इसी प्रोसेस को मेटास्टेसिस कहते हैं। कैंसर से होने वाली आधिकारिक मौत का सबसे बड़ा रीजन यही है, इसलिए हर ट्यूमर से डरने की जरूरत नहीं है। असली सवाल ये है कि वो बेनाइन है या मलिग्नेंट। दोनों के बीच का ये अंतर डॉक्टर को ट्रीटमेंट और पेशेंट के फ्यूचर के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी देता है। अब सवाल ये है, अगर मलिग्नेंट ट्यूमर ही असली कैंसर है तो कितने तरह के कैंसर होते हैं और उनमें से क्या अंतर होता है? चलिए आप देखते हैं। जब लोग कैंसर शब्द सुनते हैं तो अक्सर उन्हें लगता है कि यह सिर्फ एक ही डिजीज है, लेकिन साइंस के हिसाब से कैंसर एक डिजीज नहीं बल्कि 100 से ज्यादा अलग अलग डिजीज का एक ग्रुप है। इन सब की शुरुआत शरीर के अलग अलग सेल्स और टिश्यू से होती है, इसलिए हर कैंसर का बिहेवियर, सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और सर्वाइवल अलग अलग हो सकता है। सबसे कॉमन टाइप का जो कैंसर है वो है कार्सिनोमा, जो स्किन या उन टिश्यू से शुरू होता है जो शरीर के ऑर्गन की आउटर और इनर लाइनिंग बनाते हैं, जैसे ब्रेस्ट, लंग, कोलोन, प्रोस्टेट, स्टोमक कैंसर जैसे एग्जांपल इसी कैटेगरीज में आता है। दूसरा टाइप का है सार्कोमा। ये हड्डियों, मसल्स, कार्टिलेज, फैट, ब्लड वेसल, कनेक्टिव टिश्यू से शुरू होता है। ये कार्सिनोमा के मुकाबले काफी रेयर होता है, लेकिन कभी कभी बच्चों और एडल्ट्स में भी देखने को मिलता है। तीसरा है ल्यूकेमिया। ये एक ब्लड कैंसर है। इसमें सॉलिड ट्यूमर नहीं बनता। इसकी शुरुआत बोन मैरो में होती है, जहां ब्लड सेल्स बनते हैं। एबनॉर्मल व्हाइट ब्लड सेल्स बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं और नॉर्मल ब्लड सेल्स की जगह लेने लगते हैं। कैंसर एक दिन में नहीं होता। ज्यादातर कैंसर को डेवलप होने में कई साल और कभी कभी दशकों तक का समय लग जाता है। इसकी शुरुआत तब होती है जब किसी सेल के डीएनए में म्यूटेशन यानी जेनेटिक चेंजेस होना शुरू हो जाता है। यह म्यूटेशन दो तरह के हो सकते हैं। इनहेरिटेड म्यूटेशन, जो माँ या पिता से मिलते हैं और जन्म से ही डीएनए में मौजूद होते हैं, और दूसरा है एक्वायर्ड म्यूटेशन, जो जिंदगी के दौरान सेल डिवीजन, बढ़ती उम्र या एनवायरनमेंट के असर से धीरे धीरे डेवलप होते हैं। ज्यादातर कैंसर्स इनहेरिटेड नहीं बल्कि एक्वायर्ड म्यूटेशन की वजह से होते हैं। नॉर्मल सेल में कुछ जीन्स ग्रोथ को बढ़ाते हैं, जिन्हें प्रोटो ऑन्कोजेन कहा जाता है। जब इनमें म्यूटेशन हो जाए तो ये ऑन्कोजेन बन सकते हैं और सेल को बिना रुके डिवाइड करने का सिग्नल देने लगता है। इसके विपरीत ट्यूमर सप्रेसर जीन जैसे P53 डैमेज सेल को रिपेयर करने या उन्हें एपोप्टोसिस या खत्म करने में मदद करते हैं। अगर यह जीन खराब हो जाए तो शरीर सेफ्टी कमजोर पड़ने लगता है। इसी तरह BRCA1 और BRCA2 जैसे डीएनए रिपेयर जीन में इनहेरिटेड म्यूटेशन कुछ लोगों में ब्रेस्ट और ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। कैंसर के रिस्क को बढ़ाने वाले कई फैक्टर्स हैं। टोबैको सबसे बड़ा प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर माना जाता है, और ये सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं है बल्कि माउथ कैंसर, थ्रोट कैंसर, ओएसोफेगस और ब्लड और दूसरे कैंसर से भी जुड़ा होता है। इसके अलावा अल्कोहल, ओबेसिटी, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, एयर पॉल्यूशन और ऑक्यूपेशनल केमिकल और क्रोनिकल इन्फ्लेमेशन से भी कैंसर का रिस्क बढ़ा सकता है। कुछ इन्फेक्शन भी कैंसर से जुड़े होते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, सर्वाइकल कैंसर और कुछ दूसरे कैंसर का मेजर रिस्क फैक्टर है, जबकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस लिवर कैंसर का रिस्क बढ़ा सकते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि रिस्क फैक्टर होना और कैंसर होना एक ही बात नहीं है। बहुत से लोग जिनमें रिस्क फैक्टर होते हैं उनमें कभी कभी कैंसर नहीं होता, और कुछ लोगों को बिना ऑब्वियस रिस्क फैक्टर के भी कैंसर हो सकता है। अक्सर कैंसर एक ही वजह से नहीं बल्कि जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, एनवायरनमेंट्स और बढ़ती उम्र के कॉम्प्लेक्स कॉम्बिनेशन का नतीजा होता है। लेकिन अगर कैंसर इतने खामोशी से शुरू होता है तो डॉक्टर इसे पहचानते कैसे नहीं है और डायग्नोसिस के बाद इसके खिलाफ लड़ाई शुरू कैसे करते हैं? कैंसर की सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इसके शुरुआती स्टेज में अक्सर कोई क्लिनिकल सिम्टम दिखता ही नहीं है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज बढ़ती है कुछ वार्निंग साइन दिखने लगते हैं, जैसे बिना वजह वेट लॉस, लगातार थकान, ठीक ना होने वाली खांसी, ऐसे सिम्टम दिखने लगते हैं। कैंसर के डायग्नोसिस सिर्फ सिम्टम से नहीं होती है। डॉक्टर सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं। इसके बाद ब्लड टेस्ट और इमेजिंग टेक्निक जैसे सीटी स्कैन और एमआरआई या अल्ट्रासाउंड जैसे यूज किया जाता है, जो शरीर के अंदर है की तस्वीर देखी जा सके। लेकिन कैंसर की पुष्टि का सबसे भरोसेमंद तरीका है बायोप्सी, जिसमें टिश्यू का छोटा टुकड़ा सैंपल के रूप में माइक्रोस्कोप के नीचे एग्जामिन किया जाता है। इस प्रोसेस को हिस्टोपैथोलॉजी कहा जाता है। जरूरत पड़ने पर जेनेटिक टेस्टिंग भी की जा सकती है,
जो ट्रीटमेंट प्लान चुनने हमें मदद कर सकती है। डायग्नोसिस के बाद डॉक्टर्स TNM स्टेजिंग के जरिए ये देखते हैं कि ट्यूमर कितना बड़ा है, लिम्फ नोड तक पहुंचना है या नहीं, और क्या कैंसर शरीर के दूसरे हिस्सों में फैल चुका है। ट्रीटमेंट कैंसर का टाइप, स्टेज, लोकेशन और पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। अगर कैंसर शुरुआती स्टेज में है तो सर्जरी से ट्यूमर को निकाला जा सकता है। रेडिएशन थेरेपी हाई एनर्जी रेज का यूज करके कैंसर सेल्स को डैमेज कर सकती है, जबकि कीमोथेरेपी ऐसी मेडिसिन का इस्तेमाल करती है जो तेजी से डिवाइड होने वाले सेल को खत्म करती है। कुछ कैंसर्स में टारगेटेड थेरेपी सिर्फ कैंसर सेल की स्पेसिफिक वीकनेस पर अटैक करती है, और इम्यूनोथेरेपी इम्यून सिस्टम को कैंसर से लड़ने के लिए मजबूत बनाती है। हर ट्रीटमेंट के अपने बेनिफिट और साइड इफेक्ट होते हैं, इसलिए आज की मॉडर्न ऑन्कोलॉजी में एक ही ट्रीटमेंट पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। कई पेशेंट के लिए सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन और टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी को मिलाकर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जाता है ताकि बेहतर रिजल्ट मिल सके। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, अगर साइंस के पास इतने ट्रीटमेंट है तो क्या कैंसर को होने से पहले ही रोका जा सकता है? सबसे पहले एक बात समझना जरूरी है, हर कैंसर को रोका नहीं जा सकता, लेकिन बहुत से कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। यही वजह है कि प्रिवेंशन को कैंसर के खिलाफ सबसे पावरफुल स्ट्रेटेजी माना जाता है, जैसे एड्स के खिलाफ भी माना जाता है। रिसर्च के मुताबिक टोबैको से दूर रहना कैंसर प्रिवेंशन का सबसे इफेक्टिव तरीका है। स्मोकलेस टोबैको सिर्फ लंग कैंसर से ही नहीं, बल्कि माउथ, थ्रोट, एसोफेगस, पैंक्रियाज, ब्लैडर और कई दूसरे कैंसर का रिस्क भी बढ़ाते हैं। इसी तरह अल्कोहल के अधिक सेवन, अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी भी कई कैंसर से जुड़े होते हैं। एक बैलेंस डाइट जिसमें फ्रूट, वेजिटेबल, होल ग्रेन्स और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी के साथ हेल्दी वेट मेंटेन करना कैंसर का रिस्क कम कर सकता है। स्किन को अल्ट्रावायलेट रे से बचाना, अननेसेसरी रेडिएशन के हार्मफुल केमिकल के एक्सपोजर कम करना भी जरूरी है। कुछ कैंसर को वैक्सीनेशन के जरिए भी रोका जा सकता है। HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर और कुछ अन्य HPV रिलेटेड कैंसर का रिस्क कम कर सकता है, जबकि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लीवर कैंसर का रिस्क कम कर सकता है। लेकिन प्रिवेंशन सिर्फ लाइफस्टाइल का सीमित नहीं है, अर्ली डिटेक्शन भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। ब्रेस्ट, सर्वाइकल, कोलोरेक्टल कैंसर जैसे कुछ कैंसर में स्क्रीनिंग टेस्ट डिजीज को सिम्टम आने से पहले ही पकड़ा जा सकता है, जैसे ट्रीटमेंट की सफलता की संभावना काफी बढ़ जाती है। सीधे सीधे बोले तो कैंसर कोई एक बीमारी नहीं है, यह 100 से भी ज्यादा बीमारियों का एक समूह है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम पर हमला करता है और हमारे शरीर को धीरे धीरे खत्म करता रहता है।